वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। और अब क्योंकि हम लोगों को ये 3rd ईयर रन कर रहे हैं हम अपनी ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं इसमें आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन टुडेज़ वर्ल्ड क्या है। देखिए, बड़ी सारी जगहों पे बात आती है कि सिविल सोसाइटीज़ या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे इंडिविजुअल्स जो समाज के लिए काम करते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, क्या अहम रोल वो अदा करते हैं समाज के लिए। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, इन एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाए कि आज भी सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेशन जो उनकी समाज के प्रति है और अपनी कम्युनिटी के प्रति है, तो उसके से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सिविल सोसाइटी हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहती है, चाहे वो दुनिया का कोई भी पार्ट हो या किसी भी कम्युनिटी की बात हो। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो 1984 में दिल्ली के अंदर हुआ 31 अक्टूबर के बाद 10 नवंबर तक, जिसके अंदर करीबन अगर हम देखें अकाउंटेड अनअकाउंटेड 10,000 से ज़्यादा सिखों की, पंजाबियों की जेनोसाइड किलिंग्स करी गई। तो जब ये हुआ तो एक महीने के अंदर सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो रिलीज़ हुआ वो रिलीज़ हुआ 3 ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या जिनको बोल सकते हैं एनजीओज, उनके जॉइंट एफर्ट से। तो वो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे पहले थी सिख फोरम, उसके साथ में थी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और साथ में उसके थी पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। तो हु आर दी गिल्टी, ये करके जब इस तरीके से उनकी ये रिपोर्ट पेश करी गई विद इन 1 मंथ, और इतने कठिन हालातों में उस टाइम पे जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ही किसी के हाथ में नहीं थी, तो उन्होंने ये बताया कि उसके अंदर रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा, लोन ऑफ ऑफिसर्स का क्या रहा, पुलिस का क्या रोल रहा उसके अंदर, साथ में पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या रोल रहा। तो अलग अलग पहलुओं को उन्होंने दर्शाया और उसके साथ में जो हर एक जगह पे डेट बाय डेट, इवेंट बाय इवेंट एक्टिविटीज़ हुई, वो सब उन्होंने सामने लाई। आज हम 2023 में खड़े हैं, 39th ईयर है 1984 जेनोसाइड ऑफ सिख्स का। बट आज भी जितने भी ट्रायल्स हुए, जितने भी केसेस लड़े जा रहे हैं, जितने भी विटनेसेस हैं और जो भी कल्प्रिट्स हैं, जैसे सज्जन कुमार, केएल भगत, नामी चामनी लीडर जो एमपीज थे, एमएलएज थे, काउंसलर थे उस टाइम पे और बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन रखते थे, आज भी वो जो उन एक महीने के अंदर करी गई ये तीनों सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने एफर्ट डाल के, जिसमें प्रोमिनेंट उस टाइम पे लॉयर्स भी थे, जस्टिस भी थे, तो जब उनकी ऐसे ये रिपोर्ट आई उसके बेस पे आज तक वो ट्रांजेक्शन चल रही है। अगर उन्होंने वो रोल तब अदा नहीं करा होता तो आज हम खड़े हैं तो हमें पता भी नहीं रहता कि एक्चुअल में हुआ क्या और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जो कोरोना आया, कोरोना के अंदर जब हमने देखा कि बड़े सारे परिवारों ने अपने ही परिवारों को लास्ट मोमेंट पे क्रिमेशन कराना से भी पीछे हट गए, तो उस टाइम पे भी शेंटी जी सामने आए निकल के, जिन्होंने और उनकी टीम ने अपनी जान पे खेलते हुए भी जो लोग इस तरीके से क्रिमिनेशन नहीं हो पा रही थी उनकी क्रिमिनेशन का बेड़ा उठाया। तो ये भी एक सिविल सोसाइटी और इंडिविजुअल कैपेसिटी में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों का एक आपके सामने मिसाल। तीसरा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा इसके अंदर कि जब पंजाब को चुना गया एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन में फूड बास्केट ऑफ इंडिया बनाने के लिए, और तब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स की खेती, जहर की खेती वहाँ स्टार्ट करी गई। तो आज 2023 के अंदर लेटेस्ट 15 दिन पहले रिपोर्ट आई है द ट्रिब्यून की भी, कि जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है, जिस स्पीड से उसकी डिप्लीशन हो रही है, अगले 10 से 15 साल के अंदर पंजाब के पास डेजिफिकेशन की तरफ के अलावा, बनने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाएगा। दूसरी तरफ हायर एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट, जिसके अंदर 2000 करोड़ रुपए सालाना सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर से
ट्यूबवेल या बोरवेल के थ्रू पानी को ऊपर लाने का काम होता है सिंचाई के लिए। और साथ ही साथ में जो फूड बास्केट थी इंडिया की, आज वो कैंसर बेल्ट इन इंडिया बनी हुई है। तो उसके अंदर डॉक्टर अवतार सिंह, जिन्होंने अभी पीछे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां पर उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से अगर सिर्फ हम मेथड ऑफ कल्टीवेशन चेंज कर दें तो 80% आपकी बचत हो सकती है, पहले तो पानी की। उसके बाद जो चोने को उन्होंने सींचने का तरीका बताया, तो उसके अगर वो हम करें रेप्लिका तो उसके ऊपर करीबन केमिकल फर्टिलाइजर्स की तो कोई लोड ही नहीं रहती। एडिशनली जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनका लैंड पार्सल साइज 2.5 एकड़ से भी कम आता है, 10,000 रुपये के आसपास उनको भी बचत होती है। तो जो ये काम उन्होंने करके दिखाया, ये भी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और उनके साथ जो टीम जुड़ी हुई है डेडिकेटेडली। एक और एग्जांपल आपके सामने लेके आती है सिविल सोसाइटी का। इसी तरीके से ये जो सिविल सोसाइटी है, ये जहाँ पर गवर्नमेंट का या कोई ऐसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट का काम समाज के प्रति सही नहीं होता, उसके लिए भी आवाज़ खड़ी करती है। तो मैं ये अपना विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को, काउंसलर्स को, एमएलएस को, एमपीज़ को, साथ में स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को या फिल्म पर्सनालिटीज़ को या बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को हम बड़े रिस्पेक्ट से और बड़े ग्रेटिट्यूड से देखते हैं, उसी तरीके से इन लोगों की, इन संस्थाओं की कंट्रीब्यूशन अपने समाज के प्रति उनसे कम नहीं बल्कि उन्हीं के बराबर और उन्हीं के मान सम्मान पाने के हिसाब से करी जा रही है। तो इसके अंदर चाहे इंडिविजुअल कैपेसिटी में दुनिया भर में कोई ऐसा काम कर रहा हो या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना काम कर रही हो किसी भी सेक्टर में, जैसे चाहे हेल्थ केयर के अंदर हो, एजुकेशन के अंदर हो, ऐसे एग्रीकल्चर के अंदर हो, हर एक को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। चाहे वहाँ पे सपोर्ट आप एज अ प्रोफेशनल अपने टेक्निकल एक्सपर्टाइज से दे पाए। तो अगर आप प्रोमिनेंट लॉयर हैं, आप कुछ समय निकाल के अगर जो लोग कानूनी सलाह चाहते हैं बट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको सरकारी वकील कैसे मिले उसमें एडवाइस कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो आप उसमें उनको गाइड कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन या महीने में एक बार आप उनको ओपीडी देख के फ्री में गाइड कर सके कि जो लोग इस तरीके की महंगी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं ले सकते। तो कहीं पे आपके टाइम के हिसाब से, कहीं पे एज अ वॉलंटियर बन के कुछ उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल होना, यहाँ कहीं पे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है और सारी संस्थाएं और सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर काम कर रही हैं। तो एकजुट होकर एक समाज के प्रति एक बुलंद काम कर सकती है। तो ये ना सोचे कि जो लोग सिविल सोसाइटी में हैं, यहाँ सिविल सोसाइटी का रोल नहीं है। तो RWS रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस, बड़ी सारी ऐसे किसानों की संस्थाएं हैं जो भी इस तरीके का सिविल सोसाइटी का रोल अदा करती है। हर जगह उनको बाजू, हर जगह उनको और लोड और हर जगह उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उस काम को बरकरार रखने के लिए। तो अगर आज हम हर कॉर्पोरेट को एक इज्जत की निगाह से देखते हैं या हम हर पॉलिटिकल या किसी और सेलिब्रिटी को उस नज़र से देखते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे आसपास इस तरीके के लोग हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी उसी नज़रिए से देखें, मान और सत्कार से, और उनको हर तरीके से सपोर्ट करें आगे बढ़ने में और अपना काम करने में। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनकी ये मजबूरी नहीं है और ना कि उनके पास कोई और सॉल्यूशन या ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट जो ऐसा काम कर रहे हैं उनके अंदर अपने समाज के प्रति और अपने लोगों के प्रति कुछ भावनाएं हैं जिसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। अगर कोई नहीं करेगा तो इसका मतलब नहीं है कि जो कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। तो ज़रूरत है ऐसे लोगों को और ऐसी संस्थाओं को आपसे सपोर्ट का, आपके प्रोत्साहन का और आपका उनके साथ जुड़ने का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।